हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स कोड विथ एसके। सो गाइस, एक बार दोबारा स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज हम सीखने जा रहे हैं स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए। सो लास्ट जो हमारा सेशंस था उसमें हमने देखा था कि हम स्प्रिंग बूट के साथ कैसे रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए कि कैसे हम हमारा जो जावा ऑब्जेक्ट है जो हम डेटाबेस में सेव कर सकते हैं विथ स्प्रिंग डेटा जेपीए। सो कैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं और किसी भी जावा ऑब्जेक्ट को हम डेटाबेस में सेव कर सकते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए के थ्रू। और गाइज़ अगेन, अगर आप लोगों को हमारा लास्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी नया सेशंस आता है उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप कुछ सीख पाएँ। तो गाइज, अगर आप ऑलरेडी स्प्रिंग बूट पे काम किया हुआ है तो लाइक एज ए एक्सपर्ट सेशन नहीं है, एज ए बिगिनियर लोगों के लिए ये सेशंस है कि अगर आपको स्प्रिंग में कभी आपने जेपीए पे काम नहीं किया है तो शुरुआत में आपको कैसे काम करना है स्प्रिंग डेटा जेपीए पे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सो लास्ट सेशन में हमने स्प्रिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया था स्प्रिंग बूट का, और उस प्रोजेक्ट में हमने केवल स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी लिया था। सो स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी हम तब लेते हैं जब हमें स्प्रिंग एमवीसी और रेस्ट एपीआई का डिपेंड मतलब काम करने का होता है। सो लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ पे हमारा हम चेक करते हैं हमारा जो एस टी एस है उसमें जाते हैं हम एक बार। सो लास्ट हमारा जो था उसमें हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था। ओके, और एक कंट्रोलर में रेस्ट गेट टाइप का एक एपीआई बनाया था जिसमें हमें एक यूजर आईडी पास करने पे स्टैटिक यूजर का डेटा पास हो रहा था। अब हम इसको डायनेमिक करेंगे और जो भी डेटाबेस में यूजर होगा तो आएगा, अदरवाइज हमें बैड रिक्वेस्ट आएगा। ओके, सो ये वाला चीज़ है। अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, उसके साथ हम एक एपीआई बनाएंगे पोस्ट टाइप का जो यूजर ऑब्जेक्ट लेगा और उसको डेटाबेस में सेव करेगा। तो हम कैसे स्प्रिंग जेपीए स्प्रिंग बूट के साथ सेटअप कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमें स्प्रिंग जेपीए पे काम करने के लिए हमें एक तो डेटाबेस के लिए डिपेंडेंसी चाहिए और एक स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्यूटोरियल है तो माई एसक्यूएल है या एसक्यूएल सर्वर है या ओरेकल है, इस तरीके का कोई बड़ा डेटाबेस यूज़ ना करके इन मेमोरी डेटाबेस यूज कर रहे हैं ट्यूटोरियल के लिए, जो है अपना H2 इन मेमोरी डेटाबेस। तो उसके लिए अपन को ज़्यादा डेटाबेस इंस्टॉल वगैरह नहीं करना पड़ता है, केवल एक H2DB का ड्राइवर और जो लाइब्रेरी है और उसके अंदर ही 2 MB का डेटाबेस आता है SQL RDBMS। तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो डिपेंडेंसी चाहिए उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, स्प्रिंग आईओ पे जाना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने जावा सेलेक्ट कर रखा है, मेवन सेलेक्ट कर रखा है। हमने जिस जो प्रोजेक्ट लास्ट एपिसोड में लास्ट सेशन में बनाया था 2.7 और पैकेजिंग जार और जावा वर्जन 8 के साथ में। तो अब हमें यहाँ पे दो डिपेंडेंसी चाहिए, एक तो हमें H2 का चाहिए। तो यहाँ पे H2 डेटाबेस सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड फास्ट इन मेमोरी डेटाबेस सपोर्ट JDBC API एंड R2DBC एक्सेस विथ अ स्मॉल 2 MB फुटप्रिंट। सो ओनली 2 MB पे ये नॉर्मल एसक्यूएल डेटाबेस बना हुआ है जो आपको बेसिक एसक्यूएल के फीचर प्रोवाइड करता है CRUD ऑपरेशन के। और इसके साथ हमें एक चाहिए स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो यहाँ पे हम जेपीए सर्च करेंगे तो ये स्प्रिंग डेटा जेपीए हमें मिल जाएगा विथ हाइबरनेट, ये इंटरनली यूज करता है। ओके, सो जो स्प्रिंग डेटा के साथ में ये हाइबरनेट यूज करता है, तो ये हाइबरनेट ORM पे बना हुआ है। तो ORM इज ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। तो अपन को ये दो डिपेंडेंसी यहाँ पे एक्सप्लोर करके कॉपी करनी है। ओके, सो यहाँ जाएंगे आप तो ये दो डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली एंड दिस वन डेटा जीपी, ये आपको कॉपी करनी है। और हमारा जो STS का फॉर्म फाइल है इसमें मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है, आपको पेस्ट करनी है यहाँ पे डिपेंडेंसी सेक्शंस के अंदर। और इसमें से यहाँ पे स्कोप रन टाइम हटा देना है, बाकी इसका कुछ नहीं करना है, जेपीए को वैसे के वैसे रखना है। ओके, सो यहाँ पे हमने जेपीए का डिपेंडेंसी डाल दिया है, वेब का पहले से था हमारे पास और H2DB का भी डाल दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें डेटाबेस कनेक्शन प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल था उसको YAML में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज YAML इज़ न्यू स्टैंडर्ड और थोड़ा ईजी टू व्यू है और मेंटेनेबल भी है। तो अभी YAML स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से हमारा सर्वर पोर्ट है उसको ओवरराइट कर रखा है हमने। उसके बाद में हमने स्प्रिंग डेटा सोर्स का यूआरएल सेट किया है, तो जिस यूआरएल पे हमारा डेटाबेस कनेक्ट होगा तो ये हमारा H2DB का यूआरएल पैटर्न है कि इस तरीके से आप H2DB से कनेक्ट कर सकते हैं और ये डेटाबेस का नाम है टेस्ट।
उसके बाद H2DB में यूजर नाम और ये पासवर्ड डिफ़ॉल्ट ये रहता है जब आप H2DB का लाइब्रेरी यूज करते हो, और ये H2DB का ड्राइवर का नाम है। तो हर एक डेटाबेस का जावा में ड्राइवर लगता है, चाहे MySQL हो, SQL सर्वर हो, तो आपको पता है। इसके बाद हमने JPA की सेटिंग सेट की है, तो हाइबरनेट। तो ये हाइबरनेट DLL ऑटो के बहुत सारे मोड रहते हैं, जिसमें क्रिएट, अपडेट, क्रिएट एंड ड्रॉप। तो मोस्टली मैं एक दो बता रहा हूँ कि क्रिएट का क्या रहता है। इस केस में आपका हमेशा डेटाबेस क्रिएट होगा, और क्रिएट एंड ड्रॉप में क्या होगा, आपका क्रिएट भी होगा और वापस से एप्लीकेशन के साथ ड्रॉप भी होगा। और अगर आपका पहले से डेटाबेस क्रिएटेड है तो भी ये हमेशा क्रिएट करेगा। और अपडेट मोस्टली प्रोडक्शन केस में हम यहाँ पे अपडेट यूज करते हैं, ताकि जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी बने हुए डेटाबेस को यूज करती है, हमेशा स्टार्ट होने पे क्रिएट नहीं करती है। ओके गाइज, एंड देन हमारा है ये वाला डायलेट। तो ये H2DB का डायलेट हमने यूज किया है हाइबरनेट का। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज आपको सेट कर देनी है। मोस्टली आपको नेट पे मिल जाती है, स्प्रिंग डेटा JPA H2 प्रॉपर्टीज करके करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आपको समझना है कि ये DLL मोड क्या क्या रहते हैं। अपन क्रिएट रख सकते हैं एज ए ट्यूटोरियल, बट जब भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन होती है अपनी, तो हमेशा यहाँ पे अपडेट रहता है। ओके, तो इसके बाद गाइज हमें क्या करना है कि एक एडिशनल काम करना है, जो केवल ट्यूटोरियल के लिए ही कर रहे हैं हम, तो उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये एक एडिशनल काम किया है, जो हमारी मेन स्टार्टर क्लास है स्प्रिंग बूट की, इसमें हमने H2 सर्वर का एक बीन बनाया है। ये बीन मुझे इसलिए लगेगा क्योंकि H2 जो DB है उसका UI देखना है हमें, उसमें क्या टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो वो UI देखने के लिए हमें एक H2 सर्वर का HTML का UI रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, H2 जो डिपेंडेंसी अपन ने डाला है उसके थ्रू। तो केवल उसी के लिए हमने ये वाला यूज किया है। सो एक बार अपन रन करके देखते हैं। ओके, सो अभी अपन इसको रन करके देखेंगे, तो हमें यहाँ पे कंसोल में सब कुछ मिलेगा। और उससे पहले ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आपको डेटाबेस का कंसोल, जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो ब्राउज़र के एक टैब में लोकल होस्ट 8082 पोर्ट पे आपका ये कंसोल स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका डेटाबेस का है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के लिए SMSTS करके एक होता है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और माई एसक्यूएल के लिए वर्क बेंच होता है, और अगर अपन पोस्टग्रेज यूज करते हैं तो PG एडमिन होता है। वैसे ही ये डेटाबेस यहाँ पे कनेक्शन टेस्ट कर सकते हैं, तो कनेक्ट हो रहा है इस डेटाबेस URL पे, और ये हमारा डेटाबेस है। तो इसमें अभी कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी टेबल नहीं है। जो ऑलरेडी डेटाबेस के यूजर्स है वो है। तो अब हम हमारी यूजर जो मॉडल थी, जो जो यूजर मॉडल है, जो हमने यूजर API बनाई है, तो अब हमें यूजर सेव करने के लिए डेटाबेस में एक यूजर टेबल चाहिए होगी। तो नॉर्मल बिना JPA के लिए हम क्या करते हैं कि पहले डेटाबेस में जाते हैं, एक टेबल का स्कीमा क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे वो टेबल में हम बताते हैं कि ये प्राइमरी की इंटीजर रहेगी, ये नेम कॉलम वेरचर जो भी साइज रहेगा वो रहेगा। लेकिन JPA के केस में हमें ये सब डेटाबेस साइड से कुछ भी नहीं करना है, एंड JPA विल क्रिएट टेबल। जो JPA है वो हमारा ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट करेगा हमारे लिए। सो अब अपन देखते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट होगी। तो उसके लिए हमें जो JPA यूजर है उसको एज ए एंटिटी करके डेटाबेस के साथ मैपिंग करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं जावा ऑब्जेक्ट को कैसे परसिस्टेंट कर सकते हैं। सो परसिस्टेंट का मतलब ये रहता है कि कोई भी जावा ऑब्जेक्ट है वो अपना नॉन परसिस्टेंट होता है। तो जब तक आपकी जावा की एप्लीकेशन चल रही है तब तक वो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही एप्लीकेशन ख़त्म होती है तो वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ख़त्म हो जाती है। तो अपन को जब डेटा है उसको हमेशा के लिए चाहिए, ऐसा तो नहीं होता कि एप्लीकेशन चल रही है तब तक हमें डेटा चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। तो डेटा हमेशा रहना चाहिए, एप्लीकेशन स्टार्ट स्टॉप पे लॉस नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली डेटाबेस का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे हम सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे वापस एक बार एप्लीकेशंस को बंद कर देते हैं। ओके, और अब हम हमारी जो यूजर मॉडल थी उस मॉडल को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपको एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे पैकेजिंग है यहाँ पे SK REST API, इसमें मेरा मेन क्लास है। तो मेरे बाकी जो मॉडल, कंट्रोलर और रेपोजिटरी जितने भी मेरे अलग सा पैकेज बनेंगे, वो पैकेज आपको हमेशा आपके मेन पैकेज के नीचे रखने हैं। तो जैसे मैंने API के नीचे ही मॉडल बनाया है, अगर मैं API से पहले मॉडल पैकेज बना के उसमें यूजर डाल दूंगा तो स्प्रिंग बूट उसको स्कैन नहीं करेगा, लोड नहीं करेगा, स्प्रिंग के एनोटेशंस नहीं चलेंगे।
तो उसके लिए फिर आपको एडिशनली रेस्ट एपीआई जो अपना मेन क्लास है उसमें कंपोनेंट स्कैन वगैरह रखना पड़ता है कि मेरे इस पैकेज में भी स्प्रिंग की क्लासेस है, ये स्प्रिंग को बताना पड़ता है। तो वो सब नहीं करना पड़े, इसलिए आप हमेशा आप मेन क्लास के नीचे आपके बाकी सारी पैकेजिंग करें। ओके, अभी हमें इसको यूजर क्लास को बेसिकली डेटाबेस में राइट करना है, डेटाबेस से मैप करना है। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर एंटिटी एनोटेशन लगाना पड़ेगा, जिससे जो हमारा फ्रेमवर्क है जेपीए एंड डेटा जेपीए उसको पता लगेगा कि ये क्लास आपकी डेटाबेस से मैप करनी है। तो यहाँ पे जावा एक्स परसिस्टेंट हाइबरनेट वाला नहीं यूज करना है, तो जावा एक्स परसिस्टेंट वाला एंटिटी एनोटेशंस लगाना है। इसके बाद में मुझे इस टेबल को कुछ ना कुछ डेटाबेस में नाम देना है, तो मैं यहाँ पे टेबल एनोटेशन यूज करूँगा। ये भी जावा एक्स परसिस्टेंट का है, और इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक प्रॉपर्टी सेट करूँगा नेम। ज़्यादा बाकी सारी प्रॉपर्टी अपन जब इसको एज ए एक्सपर्ट लेवल सेशन करेंगे तब देखेंगे, अभी केवल बेसिक सीख रहे हैं हम। तो यहाँ पे नाम दे दिया, जिससे हमारी ये नाम में हम इसको कुछ इस तरीके से नाम देते हैं, टेबल यूजर। ओके, सो ये टेबल यूजर नाम से हमारी डेटाबेस में एक टेबल बन जाएगी, यूजर टेबल। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में अब ये आईडी है, इसको हमें डेटाबेस में एज ए प्राइमरी की दिखाना है, तो प्राइमरी की के लिए @id एनोटेशंस यूज करना पड़ता है हमें। ओके, और ये भी हमें यूज करना है जावा एक्स परसिस्टेंट का। ओके, स्प्रिंग का नहीं करना है। एंड उसके बाद हमें ये करना है, हमें जो हमारा जेपी है उसको ये बताना है कि ये आईडी है ये डेटाबेस में किस तरीके से जनरेट होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एनोटेशंस यूज करना है जिसका नाम होता है जनरेट वैल्यू। ओके, सो ये जावा एक्स जनरेट वैल्यू, और इसमें हमें स्ट्रेटेजी दिखाना है कि किस स्ट्रेटेजी से हमारा प्राइमरी की जनरेट होगा। ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इंक्रीमेंटेड कैसे है, तो ये मोस्टली इंक्रीमेंट बाई 1 करेगा, हर एक आईडी को 1 1 करके। और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो आप जैसे ही यहाँ पे चेक करोगे तो आपको सजेशंस आना चाहिए कुछ ये। तो ऑटो रहता है आइडेंटिटी, सीक्वेंस और टेबल। तो ऑटो का मतलब ये रहता है कि जो आपका जेपीए है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा बेस्ट सूटेबल तरीका है, और वो बेसिकली एक अपन बोल सकते हैं ट्रस्टेबल और फिक्स नहीं रहता है। ऑटो के केस में कोई भी डायनेमिक स्ट्रेटेजी यूज कर लेता है जेपीए, या तो डेटाबेस की यूज कर लेगा या खुद की यूज कर लेगा, तो ये ऑटो मोड में चलता है। और आइडेंटिटी मोड में ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जेपीई हमेशा एक सिंगल सीक्वेंस में आइडेंटिटी जनरेट करे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ओके, और उसके बाद में दूसरा हमारा रहता है टेबल। सो टेबल के केस में क्या रहता है कि आपने अगर टेबल डेफिनेशन बनाते वक्त, मतलब टेबल है वो आपने जेपीए से नहीं बनाई है, एसक्यूएल सर्वर पे जाके बनाई है, और वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि ये टेबल किस तरीके से काम करे, मतलब उसमें सीक्वेंस की किस तरीके से काम करेगी, ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। तो ये टेबल एनोटेशंस वहाँ से पिक करेगा स्ट्रेटेजी कि वो जो आप प्राइमरी की है वो कैसे इंक्रीमेंट होगी। और सीक्वेंस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हो तो मोस्टली सीक्वेंस यूज करते हैं। तो सीक्वेंस क्या करता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट डाल रखा है, तो ये मैं बताता हूँ। सीक्वेंस आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, पहले आपको सीक्वेंस जनरेटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ओरेकल अंडरस्कोर सीक्वेंस, तो ओरेकल में एक फंक्शन रहता है ओरेकल अंडरस्कोर सीक्वेंस, जिससे टेबल की प्राइमरी की 1 बाई 1 जनरेट होती है। तो अगर आपको वो वाला सीक्वेंस जनरेटर यूज करना है तो अपन ने उसका एलियस बनाया, और यहाँ पे स्ट्रेटेजी में सीक्वेंस डाल दिया, और यहाँ जनरेटर में इसका नाम दे दिया। ओके, तो सीक्वेंस जनरेटर इस तरीके से काम करता है। नॉर्मली ट्यूटोरियल के लिए हमारा सबसे बेस्ट है वो है आइडेंटिटी। तो नॉर्मल एप्लीकेशन है आपकी तो आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें ये कॉलम है, डेटाबेस में इसको कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉलम एनोटेशंस, जावा एक्स परसिस्टेंट। और क्या नाम देना है इसको, टेबल में क्या नाम से ये कॉलम बनना चाहिए, तो इसको हम टेबल में बनाएंगे नेम के नाम से ही। ओके, और उसके बाद हमें चाहिए कि इसमें इसकी साइज क्या रहेगी। जो स्ट्रिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट वेरचर से मैप होगा डेटाबेस में, तो इसकी साइज क्या रहेगी, तो यहाँ पे लेंथ करके एक एट्रीब्यूट है ये वाले एनोटेशंस में, तो ये मैं दे देता हूँ 256। 256, और यही वाला मैं कॉपी करता हूँ एनोटेशंस, और इसी तरीके से मैं ईमेल पे लगा देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल। ओके, तो ये हमारी जो यूजर टेबल है इसकी मैपिंग हो गई है। अब जैसे ही हम हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है।
ओके, तो ये हमारा पहले का कंसोल है, मैंने बंद नहीं किया था ताकि आपको दिखे यहाँ पे कोई टेबल नहीं थी। अब ये नया वाला कंसोल है, इसमें जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे TBL अंडरस्कोर यूजर एक टेबल बन गया है और इसमें आईडी, ईमेल, नेम, 3 कॉलम ऑटोमेटिकली बन गए हैं। सो आपको टेबल बनाना नहीं पड़ा, क्रिएट टेबल का स्क्रिप्ट चलाना नहीं पड़ा, हाइबरनेट ने आपके लिए ये काम कर दिया है। ओके, सो अपना जेपी है उसने आपकी डेटाबेस में टेबल बना लिया। अब हमारी डेटाबेस में टेबल बन गई है। अब हमारा अगला काम है, हमें जो एपीआई के थ्रू यूजर ऑब्जेक्ट को लेना है और उसको डेटाबेस में सेव करना है। ओके, तो जब हमें डेटाबेस पे CRUD ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमें एक रेपोजिटरी सर्विस मतलब रेपोजिटरी क्लास बनाना पड़ेगा। ओके, सो हम यहाँ पे एक पैकेज में रेपोजिटरी, और ये हमेशा हमें इंटरफेस बनाना है। ओके, सो स्प्रिंग डेटा जेपीए में आपको एक इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट बना के यूज करना रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग डेटा जेपीए ये आपको दो तरह के बेसिकली जेपीए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसको आप एक्सटेंड करके उसके फीचर यूज कर सकते हो। तो ऑलरेडी इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए आप कोई क्लास लेके उसको यूज ना करें, एक इंटरफेस लें और उसको एक्सटेंड कर लें। ओके, तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस बना रहे हैं, यूजर रेपो। ओके, सो यूजर रेपो कर सकते हो या रेपोजिटरी पूरा लिख सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे। और यहाँ पे इसको हम बनाएंगे सर्विस पैकेज की जगह रेपोजिटरी पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे पैकेज का नाम मैंने लिखा है रेपो पैकेज। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक नया पैकेज बन गया है। ओके, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक नीचे आप देख रहे हो नया पैकेज बन गया है और ये हमारा ये एक रेपोजिटरी इंटरफेस बन गया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। अभी हम कर्ड ऑपरेशन करेंगे डेटाबेस से, गेट सेव जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं वही। तो कर्ड ऑपरेशन के लिए हमें ज़्यादा कुछ फीचर नहीं चाहिए, तो स्प्रिंग डेटा जेपीए में एक कर्ड रेपोजिटरी है, उसको अपन यूज करेंगे। ओके, तो एक्सटेंड्स कर्ड रेपोजिटरी। कर्ड रेपोजिटरी। ओके, और यहाँ पे टी और आई दो आपको जेनरिक वैल्यूज़ पास करनी होती है। तो टी है वो आपको ये बताना है आपका कौन सा मॉडल है जिस पे आप रेपोजिटरी बना रहे हो, और आईडी में आपको ये यूज करना है उस टेबल का आपका जो प्राइमरी की है वो क्या है। तो हमारा इंटीजर है, अगर आपका लॉन्ग है तो लॉन्ग, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, वो आपको वहाँ पे टाइप बताना होता है। तो हमारा रिपोजिटरी का टाइप है वो यूजर, और ये इस पैकेज में है। आपको बस इतना ही करना है, इसके अलावा आपको अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, और इसके थ्रू हमें डायरेक्ट इस रिपोजिटरी के जो मेथड्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि सर्विस में जाना है और इसको यूज करना है। ओके, तो हमारा सर्विस है, इसमें ऑलरेडी हमारा गेट यूजर है, जो पहले हम एक स्टैटिक यूजर बना रहे थे, जैसे उसको एम्प्टी यूजर मैंने कर दिया है। अब हमें यहाँ पे रिपोजिटरी को ऑटो वायर करना है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट यूजर रेपोजिटरी, एंड रेपोजिटरी का आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे यूजर रेपो। ओके, एंड यहाँ पे एक एनोटेशंस यूज करना रहता है कि वो स्प्रिंग में जो रेपोजिटरी है CRUD वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाती है, उसका बीन बन जाता है और अपन को उसको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, सो ये इसके लिए हमें केवल यहाँ पे ऑटो वायर यूज करना पड़ेगा। तो ऑटो वायर यूज करने से ये रेपोजिटरी इनिशियलाइज होकर हमें मिल जाएगी, और इसके अंदर एक मेथड है हमारा यूजर रेपो। तो यहाँ पे हम करेंगे फाइंड बाई आईडी। सो ऑटोमेटिकली इसमें मेथड आ गया है। ये मेथड हमें क्या करता है, फाइंड बाई आईडी में एक ऑप्शनल रिटर्न करता है। ऑप्शनल में क्या रहता है, फ़ायदा जावा में नल हैंडल करने के लिए, अगर यूजर नहीं मिला तो नल मिलेगा हमें, और जब यूजर मिल गया तो वो ऑप्शनल में उसका डेटा मिलेगा। ओके, सो हमने यहाँ पे कर्ड रिपोजिटरी यूज किया है। एक बार वापस हमारा आ जाता है यहाँ पे, यहाँ जेपीए रिपोजिटरी भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्प्रिंग रिपोजिटरी का सिस्टम है उसमें कुछ इस तरीके से, सबसे ऊपर रिपोजिटरी है, उसके नीचे कर्ड रिपोजिटरी है, और कर्ड रिपोजिटरी के नीचे
आई थिंक सॉर्ट एंड पेजिनेशन करके रिपोजिटरी, और उसके नीचे जेपीए रिपोजिटरी। तो ये हायरार्की है, 4 इंटरफेस है अपने रिपोजिटरी, कर्ड रिपोजिटरी के नीचे अपना है पेजिनेशंस वाला रिपोजिटरी, और सबसे नीचे जेपीए रिपोजिटरी। आपको ज़्यादा फीचर यूज करना है तो ऑब्वियसली जेपीए रिपोजिटरी यूज करना है, और बेसिक कर्ड ऑपरेशन करना है तो ओनली कर्ड रिपोजिटरी इज़ इनफ फॉर अस। ओके, तो अभी हमें कर्ड ऑपरेशन ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए हमने कर्ड रिपोजिटरी यूज किया है। वापस यूजर सर्विस में आ जाते हैं, और एक मेथड हमें यहाँ पे और चाहिए जो हम बना रहे हैं सेव करने के लिए। तो पब्लिक रिटर्न टाइप वगैरह हमें सब यही चाहिए, तो एक बार इसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा। और रिटर्न टाइप इसका भी ऑप्शनल यूजर ही रहेगा, जो यूजर डेटाबेस में क्रिएट होगा वो हमें वापस रिटर्न में चाहिए। ओके, और इस मेथड का नाम हम रख देते हैं सेव, और यूजर सर्विस है तो ऑब्वियसली सेव यूजर ही होगा। और यहाँ पे हम यूजर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसको, जिसमें हम नाम और ईमेल भेजेंगे, और वो यूजर क्रिएट होके उसकी आईडी हमें वापस मिल जाएगी। तो ये यूजर ऑब्जेक्ट हमने इसको पास कर दिया है। ओके, जैसे ही हम इंटरफेस में ये डिक्लेयर करेंगे तो हमें इम्प्लीमेंटेशन में एरर आएगा, और यहाँ पे हमें एक मेथड ऐड करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और अब हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो रेपोजिटरी है, अब देखो यहाँ पे अपन को कितना काम हमारा जल्दी हो गया, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, और स्प्रिंग डेटा जेपीए हमारा सारा काम कर देगा। हमें कोई लॉजिक क्वेरी मैपिंग कुछ भी डिफाइन नहीं करनी है, हमें केवल यहाँ पे रेपो डॉट सेव मेथड कॉल करना है, और इसमें आपकी ये एंटिटी पास कर देनी है। तो ये यूजर एंटिटी। तो ये मेथड हमें वापस जो है वो ऑप्शनल नहीं देता है, ये यूजर ऑब्जेक्ट देता है या नल देता है, तो इसको हमें ऑप्शनल में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शनल ऑफ यूजर, ये जो मेथड है इसको हमने ऑप्शनल में ले लिया है। ओके, तो ये या नल आएगा हमारे पास। ठीक है, सेव नहीं होगा तो एक्सेप्शन आएगी या नल आएगा। ठीक है, नेवर विल बी नल, कभी नल नहीं होगा, या तो जो सेव एंटिटी रिटर्न होगी वो मिलेगी, या यहाँ पे एक्सेप्शंस आएगी। तो अभी हम एक्सेप्शन वगैरह नहीं हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं कंट्रोलर में। तो हमने रिपोजिटरी बना ली, सर्विस बना ली, अब हमें कंट्रोलर में एक और रेस्ट एपीआई बनानी है। ओके, जिसका काम होगा मेथड पोस्ट मेथड होगा, और जो हमारा यूजर ऑब्जेक्ट को सेव करेगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एक बार जल्दी के लिए। ओके, एंड पेस्ट कर लेता हूँ। और अब हमें इसमें क्या चेंजेस करना है, तो हमें सेव करना है तो हमें गेट की जगह पोस्ट करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा जो मैपिंग है वो पोस्ट मैपिंग एनोटेशन है पोस्ट एपीआई बनाने के लिए। और उसके बाद में हमें यहाँ पे यूजर स्लैश, हम इस मेथड का नाम सेव कर देते हैं, या क्रिएट यूजर आप कर सकते हो, आपको जो करना है तो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे गेट यूजर की जगह हम इस मेथड का नाम भी क्रिएट यूजर कर लेते हैं। और पैरामीटर में अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब हमारा जो एपीआई है वो हमें जेसन में यूजर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भेजेगा, और इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे @रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशंस आपका क्या करता है कि जो भी जेसन आपका वहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा है उसको यहाँ पे जो भी आप मॉडल डिक्लेयर करोगे उसके अंदर मैप कर देता है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशंस, और ये रहेगा अपना यूजर यूजर। ये यूजर मिल गया, और जो हमारा ये सर्विस है अब ये सर्विस बदल जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सर्विस डॉट सेव मेथड जो हमने अभी अभी बनाया है, और इसको यूजर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो बस इतना जल्दी हमारा ये क्रिएट यूजर का एपीआई भी बन गया है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या किया, एक बार रिवाइंड करते हैं। हमने रिपोजिटरी बनाया, और यूजर मॉडल है अपना, उसकी हाइबरनेट के साथ मैपिंग की एंटिटी बनाया, उसको प्राइमरी की डिक्लेयर किया, कॉलम डिक्लेयर किए। ठीक है, उसके बाद में हमने सर्विस लिखा है, सर्विस IMPL इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे सर्विस में सेव सर्विस, और केवल रेपोजिटरी में सेव मेथड मिलता है उसको यूज किया है, और यहाँ पे फाइंड बाय यूजर यूज किया है। ओके, और इसके बाद हमने कंट्रोलर पे क्या किया है, पोस्ट मैपिंग क्रिएट की है और एक यूजर क्रिएट किया है। तो इसका जो पाथ रहेगा यूआरएल का v1 यूजर स्लैश क्रिएट, और जो गेट का रहेगा v1 यूजर स्लैश यूजर आईडी। ओके, तो ये हमारा बन गया एपीआई। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। और हम पोस्टमैन में जाएंगे, यहाँ पे हमने पिछली बार जो कॉल किया था वो वाला यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, सो ये
यूजर ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है और ये कंसोल जब भी ऑन होता है तब खुलता ही है। तो कंसोल हमारा पहले से यहाँ पे कनेक्टेड है, हम इसको भी रिफ्रेश कर सकते हैं। इसको भी वापस कनेक्ट कर सकते हैं हम। कनेक्ट सक्सेसफुली। यहाँ आप देख रहे हो ये टेबल है। ओके, और यहाँ पे आपको इस टेबल पे कोई क्वेरी रन करनी है तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे ऑटोमेटिक एक क्वेरी जनरेट आ गया, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर। अगर मैं ये क्वेरी रन करूँगा तो यहाँ पे 0 नो रो, ठीक है, कोई रो नहीं आई है क्योंकि अभी अपने कोई डेटा डाला नहीं है। तो अब हम सबसे पहले पोस्टमैन में जाते हैं और यहाँ पे गेट यूजर करेंगे। तो 400 बैड रिक्वेस्ट आया क्योंकि अभी कोई यूजर है नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक नया टैब में क्रिएट यूजर का एपीआई कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कॉपी कर लिया, सेव नाम दे दिया, मेथड का टाइप पोस्ट करना है हमें, और यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट करना है पोस्टमैन में, यहाँ पे रो सेलेक्ट करना है और अपना डेटा है वो जेसन टाइप का रहेगा तो यहाँ पे जेसन। तो अगर किसी को पता नहीं है कि जेसन क्या है, सो बेसिकली कोई भी डेटा होता है उसको हम एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। एक्सएमएल हो या नॉर्मल एचटीएमएल भी हो सकता है, और ये अपना जो जावा का ऑब्जेक्ट है वो भी होता है। तो उसको की और वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जेसन यूज करते हैं, जो अभी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे की में मेरे को नाम पास करना है, तो ये की और वैल्यू में एक आपकी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर रहती है। ओके, और इसमें नाम पास कर देना है, मैं नाम पास कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल पास करना है, की रखना है ईमेल। जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आपने जो भी मॉडल बनाया है उससे मैच करना चाहिए। ओके, ask@gmail.com। ओके, सो ये हमारा एपीआई बन गया, और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है मेथड नॉट अलाउड। तो गाइज यहाँ पे हमें एक 500 एरर आया है, तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, हमें वापस जाके एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके सॉरी, सो हमने यहाँ पे मेथड का नाम क्रिएट रखा है, सेव नहीं रखा है। तो यूआरएल गलत डाला है हमने, इसलिए वो बोल रहा है मेथड नॉट अलाउड, तो सेव यूआरएल है नहीं। तो अब हमने ये ठीक कर लिया, गलती सुधार ली। तो अब जैसे ही हमने गलती सुधारी तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक नया यूजर बना है, ID1 और सुरेश कुमार और जीमेल। अब यहाँ पे हम कोई XYZ एक दूसरा यूजर और डाल देते हैं, XYZ कुमार, और उनका ईमेल आईडी भी डाल देते हैं XYZ। ओके, तो एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका आईडी है वो ऑटोमेटिकली 2 जनरेट हुआ है इस बार, तो सीक्वेंस आइडेंटिटी डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। अब हम हमारा वापस गेट एपीआई कॉल करके चेक कर लेते हैं 1 पे कौन आता है। तो जैसे ही हमने 1 पास किया था हमें को यहाँ पे 1 यूजर का डेटा मिल गया है, और जैसे ही हम यहाँ पे ID2 पास करेंगे और सेंड करेंगे तो हमें ID2 का डेटा मिल गया है। तो गाइज अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कोड विथ SK। सो और हम वीडियो बनाने के लिए एनकरेज कीजिए, सो थोड़ा व्यूज़ आएगा तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेज मिलेगा, और काम करने और मेहनत करने का मन होगा। तो और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि और एपिसोड। सो वी आर लर्निंग एज ए बिगिनर, अभी हम बेसिक एपिसोड्स बना रहे हैं, बेसिक सेशंस लिख रहे हैं, एंड आगे जाके हम इसको और एक्सपर्ट लेवल में करेंगे, ऑथ 2 वगैरह भी करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी भी करेंगे, माइक्रो सर्विसेज भी करेंगे, एंड और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो क्लाउड और कुबरनेटिस भी हम करेंगे। एंड आल्सो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आगे पूरा ये ट्यूटोरियल के साथ में, जिसको हम वेब एप्लीकेशन की तरह बनाएंगे, फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस, पीछे बैक एंड में पूरा अपना माइक्रो सर्विसेज, और पूरा एक फंक्शनल एप्लीकेशंस बनाएंगे हम। सो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।